तो भाई स्वागत है एक बार फिर सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी की इस कहानी में। पिछले पार्ट तक हमने देखा कि लूमियन का सफर किस तरह एक बिल्कुल नए स्टेज में एंटर कर चुका है। अब वो सिर्फ हालात को ऑब्जर्व करने वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि सिस्टम के लिए एक ऐसा फैक्टर बन चुका है जिसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में हम चैप्टर 31 से चैप्टर 35 तक की कहानी को कवर करेंगे और यह हिस्सा बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से कहानी का टोन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब सिर्फ संकेत, तैयारी या बैकग्राउंड मूवमेंट नहीं रहेगा। अब लूमियन को ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जहां उसे रिएक्ट नहीं बल्कि डिसाइड करना होगा। इन चैप्टर्स में हम देखेंगे कैसे लूमियन की मौजूदगी आसपास के हालात को सटली बदलने लगती है, कैसे सिस्टम उसके एक्शंस को सिर्फ नोट नहीं करता बल्कि उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है, और कैसे कुछ ऐसे इंटरैक्शंस शुरू होते हैं जो आगे आने वाले बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की नींव रखते हैं। ये पार्ट एक्शन हैवी नहीं है, लेकिन ये प्रेशर हैवी ज़रूर है। यहाँ हर कदम का वेट बढ़ चुका है और हर डिसीजन का असर अब आगे तक जाएगा। तो अगर तुम्हें स्लो बट मीनिंगफुल बिल्डअप पसंद है, अगर तुम्हें ऐसी स्टोरीज पसंद है जहाँ दुनिया खुद एक कैरेक्टर की तरह बिहेव करती है, तो ये पार्ट तुम्हारे लिए है। चलिए फिर बिना और टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी चैप्टर 31 से। अपनी सामान्य चुभन महसूस करने के बावजूद लूमियन ने अपनी बहन को नहीं रोका, क्योंकि एवा, रेमंड और बाकी लोग पास की इमारतों की ओर मुड़ गए और चलने लगे। वो जानबूझकर पीछे रह गया और उसने औरौर के कान में फुसफुसाया, नॉवेल वीकली से कोई जवाब आने पर मुझे बुला लेना। औरौर ने लूमियन को आश्वस्त करते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी। उत्सवपूर्ण और आनंदमय आशीर्वाद टूर जारी रहा, जिसके साथ गाने भी थे, क्योंकि उन्होंने कॉर्डू के ग्रामीणों के दरवाजे खटखटाए। अंत में वो एडमिनिस्ट्रेटर के निवास पर पहुंचे, जिसे सॉरन रॉयल एरा के कासल महल से रूपांतरित किया गया था। ये कॉर्डू के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित था, जिसका रंग गहरा था और इसमें 2 ऊंचे टावर थे। बिल्डिंग के चारों ओर की बाहरी दीवारें बहुत पहले ही ढहा दी गई थीं। लूमियन और उसके साथी बेओस ट्यूगल द्वारा विशेष रूप से बनाए गए गार्डन से होते हुए प्रवेश द्वार पर पहुंचे। दरवाजा 4 से 5 मीटर ऊंचा था, पेड़ों जैसा भूरा हरे रंग का था और बहुत भारी लग रहा था। हालांकि ये ऊपरी और निचले हिस्सों में बटा हुआ था और प्रतिष्ठित मेहमानों का स्वागत न होने पर केवल 2 मीटर ऊंचे निचले हिस्से को ही खोलने की आवश्यकता थी। स्प्रिंग एल्फ बसंत का प्रतीक और फसल की मैसेंजर थी, इसलिए वो सबसे सम्मानजनक व्यवहार की हकदार थी। इस समय भारी दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था और मैडम पुआलिस एक लाइट ग्रीन कॉर्सेट में वहां खड़ी थी। उनकी लेडीज मेड कैथी उनके बगल में पेड़ की टहनियों से बुनी हुई एक टोकरी लिए उनसे आधा कदम पीछे खड़ी थी। एवा आगे बढ़ी और आशीर्वाद का एक गीत गाया। मैडम पुआलिस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ चुपचाप सुना, जिससे वो कुलीन और आरक्षित लग रही थी। स्प्रिंग एल्फ का पीछा करने वाले युवा लड़कों ने उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन लूमियन, जिसने दूसरे पक्ष और पादरे को कर्म करते हुए सुना था, ये देखकर मन ही मन उभास किया। जैसे ही गीत समाप्त हुआ, एवा ने एक पेड़ के बीज के बदले एक टोकरी अंडे ले लिए। आशीर्वाद टूर समाप्त हो गया था और लूमियन, रेमंड और अन्य लड़कों ने एवा, स्प्रिंग एल्फ को लेंट के दूसरे खंड के लिए गांव की कुछ दूरी पर स्थित पहाड़ी नदी तक पहुंचाया। वाटरसाइड रिचुअल, जलधारा अनुष्ठान। उस जगह पर पहुंचकर जहां आमतौर पर गीज चराए जाते थे, एवा साफ नदी के पास गई और एक साधारण डांस किया, जिसमें पहले वाला गीत दोहराया गया। इस बीच लूमियन और अन्य लड़के स्प्रिंग एल्फ से 7 से 8 मीटर दूर रहे। डांस के बाद एवा ने अपने पैरों के पास रखी एक टोकरी से एक कटा हुआ शलजम निकाला, जिसे एक खास ग्रामीण ने दिया था, और उसे नदी में फेंक दिया। फेंकते समय उसने गाया, अ बम्पर हार्वेस्ट, अ बम्पर हार्वेस्ट। जब एवा का काम हो गया तो लूमियन ने जमीन पर कदम रखा और कुछ ही कदमों में दौड़कर वहां पहुंच गया। वो झुका और उसने टोकरी में से कटे हुए शलजम निकाले और उन्हें नदी में फेंक दिया। उसने चिल्लाया, अ बम्पर हार्वेस्ट, अ बम्पर हार्वेस्ट। बाकी लड़कों ने लूमियन से थोड़े धीमे थे, लेकिन वो एवा की ओर भागे, पीछे छूटने के डर से। उन्होंने टोकरी में से शलजम और मूली निकाले और बम्पर हार्वेस्ट चिल्लाते हुए उन्हें नदी के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। रेमंड ने पहल करने में विफल रहा और दूसरों को हरा नहीं पाया, इसलिए वो अनुष्ठान पूरा करने वाला आखिरी व्यक्ति बना। अगले ही पल उसने लूमियन, गिलोम जूनियर और अन्य लोगों की द्वेषपूर्ण मुस्कानें देखी। उन्होंने रेमंड को ऊपर उठाया, बम्पर हार्वेस्ट चिल्लाया और एक छपाक की आवाज के साथ उसे पानी में फेंक दिया। रेमंड सिर से पैर तक भीग गया। किनारे पर मौजूद लोगों ने यहाँ तक कि मिट्टी और टहनियाँ उठाकर उस पर फेंकी। ये वाटरसाइड रिचुअल का हिस्सा था। अंतिम प्रार्थना पूरी करने वाले व्यक्ति को नदी में फेंक दिया जाता था और उसे किनारे पर आने की अनुमति नहीं थी। वो केवल थोड़ा और दूर तक तैर सकता था और अंधेरा होने तक चुपचाप घर जाकर छिप सकता था। रेमंड ने अपने चेहरे से पानी की बूंदें पोंछी और कुछ सेकंड्स तक संघर्ष करने के बाद नदी के बहाव की ओर बढ़ गया। तभी टीम ने एवा को कॉर्डू के चौक के किनारे स्थित एटर्नल ब्लेजिंग सन कैथेड्रल तक पहुंचाया। ये लगभग दोपहर का समय था।
लूमियन की बहन और जो बगल में खड़ी थी, सहित मैक्सिमम ग्रामीण कैथीड्रल में जमा हो गए थे, जो शहर के कैथीड्रल जितना भव्य नहीं था। सबसे ऊंचा हिस्सा केवल 11 से 12 मीटर का था, जिसमें एक चाप में एक गुंबद था जो बाहर से प्याज जैसा लगता था। अंदर से ऊपर देखने पर एक चमकदार सूर्य भित्ति चित्र उनकी आंखों का स्वागत करता था। पूरा कैथीड्रल सुनहरे रंग का था और बहुत चमकदार लग रहा था, जो इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथीड्रल की सामान्य स्टाइल भी थी। वेदी पूर्व में स्थित थी और सभी प्रकार के सनफ्लावर्स एक विशाल सेक्रेड एम्बलम को घेरे हुए थे। सेक्रेड एम्बलम की सतह पर सुनहरी गेंद और प्रकाश को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं एक रहस्यमय प्रतीक बनाती थी, इटर्नल ब्लेजिंग सन का प्रतीक। वेदी के पीछे की दीवार पर ऊंचाई पर सोने की पन्नी से जड़ी हुई 2 प्योर कांच की खिड़कियां थीं। हर दिन जब सूरज उगता था तो प्रकाश यहां से सेक्रेड एम्बलम पर चमकता था। कैथीड्रल के पश्चिम की ओर 2 समान कांच की खिड़कियां थीं जो डूबते हुए सूरज की चमक को ग्रहण करती थीं। चूंकि ये चर्च का कोई औपचारिक रिचुअल नहीं था, बल्कि लोगों का एक पारंपरिक उत्सव था, इसलिए पादरे गिलोम बेनेट उपस्थित नहीं हुए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर बेओस्ट ने सेलिब्रेशन की मेजबानी की। उनके बगल में एवा खड़ी थी, जो अभी भी स्प्रिंग एल्फ के रूप में सजी हुई थी। बांसुरी और वीणा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंजी और ग्रामीणों ने वसंत की प्रशंसा में और एक बम्पर हार्वेस्ट के लिए गीत गाए। उन्होंने अभ्यास नहीं किया था, इसलिए गायन एक समान नहीं था और कुछ लोग तो गा भी रहे थे और नाच भी रहे थे, जिससे दृश्य जीवंत हो गया। लूमियन का मुंह खुला और बंद हुआ, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। वो बस औपचारिकता निभा रहा था। दूसरी ओर और जो उसके बगल में थी, पूरी तरह से गाने में लीन थी, मजा लेने और अपनी आवाज ऊंची करने का अवसर ले रही थी। चूंकि वो केवल औपचारिकता निभा रहा था, इसलिए उसे चारों ओर देखने का समय मिल गया। उसने ग्रामीणों के व्यवहार में कोई असामान्य बात नहीं देखी। उसने अनजाने में गुंबद पर बने सुनहरे सूर्य भित्ति चित्र की ओर देखा। तभी उसने वो देखा जिस पर वो ठीक से उंगली नहीं रख पा रहा था। ग्रामीण सूर्य की प्रशंसा नहीं कर रहे थे। इटर्नल ब्लेजिंग सन की पूजा करने वाले एक गांव के लिए ये अजीब था। प्रेज द सन और माई गॉड माई फादर जैसे शब्द रोजमर्रा के जीवन के मुख्य आधार थे, लेकिन लूमियन को एहसास हुआ कि उसने उन्हें काफी समय से नहीं सुना था। पादरे के साथ उलझने के बाद कैथीड्रल में गतिविधियां छोड़ देने वाले एक अर्धविश्वासी के रूप में लूमियन ने इस पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कैथीड्रल के गंभीर और सुनहरे वातावरण में ऐसी कुछ बात थी जिससे उसे एहसास हुआ कि ये नॉट नॉर्मल था। और फिर उसे वो लेटर याद आया जिसे उसने फिर से जोड़ा था, गाँव के किसी व्यक्ति की मदद के लिए अत्यावश्यक विनती। We need help as soon as possible. The people around us are getting weirder. The people around us are getting weirder. इस क्षण लूमियन ने इस वाक्य की गहरी समझ और सहमति प्राप्त की। लिया और अन्य विदेशियों को खोजते हुए लूमियन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वे इस लेंट सेलिब्रेशन में कहीं नहीं दिखे। सचमुच जब उनकी जरूरत होती है तब वो दिखाई नहीं देते। लूमियन ने मन ही मन बुदबुदाया। लूमियन ने खुद को कोरस में शामिल होने के लिए मजबूर किया, दिखावा किया कि उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। आखिरकार गायन शांत हो गया और सेलिब्रेशन समाप्त हो गया। लूमियन ने और के कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। पहले घर जाओ, मुझे तुम्हें बाद में कुछ बताना है। वो जानता था कि वो अभी नहीं जा सकता। स्प्रिंग एल्फ के एस्कॉर्ट के रूप में उसे रिचुअल के अंतिम भाग में शामिल होना था। वो कैथीड्रल से जबरन बाहर नहीं निकल सकता था, जिससे एनोमलस इरप्शन का खतरा हो सकता था। और ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। ठीक है, उसने आगे नहीं पूछा और मैडम पुआलिस और अन्य ग्रामीणों के साथ कैथीड्रल से बाहर निकल गई। लूमियन को पीछे छोड़ दिया। कैथीड्रल खाली था, सिवाय लूमियन और कुछ लड़कों के जिन्होंने आशीर्वाद टूर में भाग लिया था। एवा स्प्रिंग एल्फ का अवतार कमरे के केंद्र में खड़ी थी, जो उन प्रतीकात्मक वस्तुओं से घिरी हुई थी जिन्हें नदी में नहीं फेंका गया था। जड़ी बूटियां, कुल्हाड़ियां, फावड़े, चाबुक और गूज स्टिक्स। लूमियन और उसके साथियों को बाहर से किसी के आने और स्प्रिंग एल्फ के जाने की घोषणा करने तक इंतजार करना पड़ा, जब तक कि वो एवा का मुकुट, टहनियां और पत्ते नहीं उतार सकते थे। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें स्प्रिंग एल्फ को एवा के शरीर से निकलने के लिए एक जगह छोड़नी पड़ी। ठीक 20 से 30 सेकंड में कैथीड्रल के प्रवेश द्वार से कदमों की आवाजें गूंजी। लूमियन ने सहजता से ऊपर देखा। 2 आकृतियां कैथीड्रल में दाखिल हुई। पतला शेफर्ड पियरे बेरी लेंट में भाग लेने के लिए भाग आया था। उसकी आंखें धसी हुई थी और उसने एक हुड वाला गहरा भूरा लॉन्ग कोट पहना हुआ था। उसने अपनी कमर पर एक रस्सी बांध रखी थी और नए काले चमड़े के जूते पहने हुए था। लेकिन जिस बात ने लूमियन का ध्यान खींचा वो ये थी कि उसके चिकने काले बाल अब साफ और चिकने थे। यहाँ तक कि उसकी उलझी हुई दाढ़ी भी संवारी हुई थी और अब वो पहले से ज्यादा साफ सुथरी और छोटी थी। हमेशा की तरह उसकी नीली आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। दूसरा आदमी पादरे विलियम बेनेट था, जो एक सफेद लबादे में सुनहरे धागों से सजा हुआ था, जो एक पादरी के रूप में उसकी भूमिका के लिए उपयुक्त था। उसके बाल कम थे, काले थे और उसकी नाक थोड़ी हुक्ड नोज थी, लेकिन वो एक प्रतिष्ठित आभा बिखेर रहा था।
1.7 मीटर से कम ऊंचा होने के बावजूद वो अभी भी शेफर्ड पियरे बेरी से ऊंचा लग रहा था। पाद्रे, वो क्यों आया? ल्यूमियन हैरान और पजल था। इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के पादरी के रूप में उसका यहाँ कोई काम नहीं था, एक लोक सेलिब्रेशन में जिसमें सूर्य की प्रशंसा करने का कोई खंड शामिल नहीं था। ल्यूमियन का दिमाग झटका लगा जब उसने पहचान लिया कि पाद्रे और उसके समूह पहले से ही कुछ सिनिस्टर कर रहे हैं, खासकर उनके साथ उसके पिछले संघर्ष को ध्यान में रखते हुए। उसने रंगीन कांच के किनारे की ओर पीछे हटना शुरू कर दिया, धीरे धीरे और चुपचाप चलते हुए, ताकि खुद पर ध्यान न जाए। समूह ने अभी तक आवा को स्प्रिंग एल्फ को घेरा नहीं था, इसलिए वे अलग अलग जगह पर खड़े थे, जिससे ल्यूमियन की हरकतें अस्पष्ट रहीं। आवा पाद्रे को देखकर हैरान थी, लेकिन उसे तुरंत गांव में उसका महत्व याद आ गया। ये समझ में आता था कि वो लेंट सेलिब्रेशन की अंत की घोषणा करेगा। वो फिर से मुस्कुराया। पाद्रे गुलियम बेनेट और शेफर्ड पियरे बेरी आवा के पास पहुंचे और पूर्व ने गहरी आवाज में बात की, स्प्रिंग एल्फ को विदा करो। ल्यूमियन के अलावा लोग आवा को घेरने के लिए आगे बढ़े। शेफर्ड पियरे बेली ने मुस्कान के साथ अपनी पीठ झुकाते हुए चिल्लाया, स्प्रिंग एल्फ को विदा करो। अच्छा नहीं। ल्यूमियन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसका शरीर उसके दिमाग से पहले प्रतिक्रिया कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शेफर्ड पियरे बेरी ने सिंबॉलिक आइटम्स के ढेर से एक एक्स उठाई और मजबूत पकड़ और एक शक्तिशाली वार के साथ एक्स नीचे की ओर आई। आवा की गर्दन से खून का फव्वारा फूटा, जिससे एक मोटा रेड मिस्ट बन गया। थर्ड, ल्यूमियन ने हैरर में देखा कि आवा का सिर जमीन पर गिर गया और रक्त में कुछ बार लुढ़का, अंत में रुक गया। सिर ऊपर की ओर था, उसकी आंखों में अभी भी खुशी का भाव था। आवा की दिशा में अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि ल्यूमियन का दिल डूब गया। वो तुरंत मुड़ा और रंगीन कांच की ओर भागने लगा। कपड़ा, जार और अंडे जो खून से सने हुए थे, उनसे अजीब दुर्गंध आ रही थी। फिर भी पाद्रे गियोम बेनेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने अपना शरीर घुमाया और कैथेड्रल के एक खास स्थान पर अपनी निगाहें टिका दी, जहां ल्यूमियन की आकृति उनकी नीली आंखों में दिखाई दे रही थी। पाद्रे की आंखों का रंग बदल गया, वे इतने अलौकिक हो गए कि लगभग पारदर्शी लगने लगे। जटिल चांदी के प्रतीक ल्यूमियन के चारों ओर छोटी नदियों की तरह लिपटे हुए थे। वो प्रतीकों से बनी एक भ्रामक नदी इल्यूजरी रिवर के बीच दौड़ रहा था, जिसके सामने धुंधली सहायक नदियां थीं। गियोम बेनेट ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और ल्यूमियन को घेरने वाले मर्क्यूरी कलर्ड सिंबल पारा रंग के प्रतीक को पकड़ लिया। ल्यूमियन ने स्टेन्ड ग्लास से कूदकर कैथेड्रल से बाहर निकलने की तैयारी में अपना दाहिना पैर जोर से जमीन पर पटका, लेकिन वो फिसल गया और पर्याप्त ताकत नहीं जुटा सका और उसका शरीर हवा में उड़ गया। एक जोरदार धमाके, वो शॉट टूटने की आवाज के साथ ल्यूमियन ने सेंट सिथ को दर्शाने वाला स्टेन्ड ग्लास तोड़ दिया, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाया और वापस कैथेड्रल में जा गिरा। उसका शरीर कट से भरा हुआ था और खून तेजी से बह रहा था। शेफर्ड पियरे बेरी, जिसने पहले आवा का सिर एक्स से काट दिया था, अब ल्यूमियन पर झपटा। उसकी सौम्य मुस्कान उसकी नीली आंखों में छिपी क्रूरता को छुपा नहीं पाई, मानो उसके अंदर की कोई मोहर टूट गई हो और उसका असली रूप सामने आ गया हो। पियरे बेरी एक्स लेकर ल्यूमियन की ओर बढ़ा और हर कदम के साथ उसका शरीर लंबा और मजबूत होता गया। ल्यूमियन टूटी हुई स्टेन्ड ग्लास विंडो के सटकर खड़ा था, उसकी पीठ निर्दयी शेपर्ड की ओर थी। गिरते समय चुभन महसूस करने के दर्द से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करते हुए वो जमीन पर गिर गया। जब उसने रेंग कर कैथेड्रल से बाहर निकलने के लिए अपने हाथों से खुद को सहारा दिया, तो खतरे की एक असामान्य भावना उस पर छा गई। उसने दर्द और खून को नजरअंदाज किया। उसने टूटे हुए ग्लास विंडो फ्रेम पर दबाव डाला और रोल करने का नाटक करते हुए तेजी से अपना शरीर पीछे खींचा, बजाय आगे बढ़ने के। बैंग! अचानक एक कुल्हाड़ी विंडो फ्रेम से टकराई, जिससे वो एक जोरदार धमाके के साथ कैथेड्रल से बाहर जा गिरा। ल्यूमियन ने पियरे बेरी के हिंसक हमले को चकमा देते हुए पीछे की ओर लुढ़क गया, जो उसके पैरों के पास से गुजरा था, लेकिन उसे राहत महसूस नहीं हुई। पियरे बेरी ने उसके भागने का एकमात्र रास्ता रोक दिया था, उसे वापस कैथेड्रल में धकेल दिया था। हालांकि ल्यूमियन ने अनगिनत उपन्यास पढ़े थे, पर वो जानता था कि वो सिर्फ लुढ़क कर हमलावरों से नहीं बच सकता। जैसे ही वो पियरे बेरी से गुजरा, उसने अपनी कोहनी से खुद को ऊपर उठाया, अपनी कमर की ताकत का इस्तेमाल किया और उछलकर खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि गियोम जूनियर और कुछ अंधे लड़कों को छोड़कर सभी लड़के अपना होश खो चुके थे और पागल हो गए थे। वो एवा की सिर कटी लाश और जमीन पर फैले खून को नजरअंदाज कर रहे थे, खुशी से चिल्ला रहे थे, सेंड द स्प्रिंग एल्फ ऑफ, सेंड द स्प्रिंग एल्फ ऑफ। गियोम जूनियर और कुछ अन्य डर के मारे वहीं खड़े थे, एवा की खुली मुस्कुराती आंखों को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर डर, घबराहट और अविश्वास झलक रहा था, मानो वो एक कभी न टूटने वाले बुरे सपने में फंस गए हों। पियरे बेरी ल्यूमियन के सामने खड़ा था, कैथेड्रल के गुंबद से भी लंबा लग रहा था। उसका एक्स चूक गया था, लेकिन उसने उसे तुरंत वापस खींचा और ल्यूमियन पर फिर से वार किया। ल्यूमियन ने तुरंत हमला चकमा दिया और जमीन पर पैर जमाए बिना ही एक चाप में भागना शुरू कर दिया। थर्ड 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 ल्यूमियन ने एक हंटर की स्पीड और एजिलिटी का पूरा इस्तेमाल किया। उसका लक्ष्य था पाद्रे। वो जानता था कि बाकी उस पर हमला करें, लेकिन उसे नेता से निपटना होगा। उसने एक भयंकर मुद्रा बनाई, ये तय करते हुए कि या तो वो इन्हें भागने देगा या उसके साथ मरने की कोशिश करेगा। एक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में केवल इसी तरह से एक मिरेकल किया जा सकता था। शेपर्ड पियरे बेरी ने ल्यूमियन का पीछा नहीं किया। वो टूटी हुई खिड़की के फ्रेम के सामने खड़ा रहा, खून से बने एक्स को पकड़े हुए और ल्यूमियन की दिशा में अपना बायां हाथ बढ़ाया। कैथेड्रल में अंधेरा छा गया और ल्यूमियन के चारों ओर का वातावरण और भी अशुभ हो गया। ऐसा लगा जैसे अबिस जीवंत हो उठा हो, एक पर्दे की तरह धीरे धीरे हिल रहा हो, जिसके पीछे पीले, सफेद, काले और अजीब हाथ हमला करने के लिए तैयार थे। पाद्रे गियोम बेनेट की आंखें लगभग पारदर्शी थीं। ल्यूमियन की आकृति चमकती
लपकते पारे से बने एक भ्रामक नदी में डूबी हुई थी। अपने सामने उसने कुछ ऐसा ही देखा जो अधिक सरियल था, मानो भविष्य या एक सहायक नदी का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। प्रयोग करने के बाद गुयॉम बेनेट के दाहिने हाथ ने अंत में कई प्रतीकों से बने महत्वपूर्ण पैटर्न को पकड़ लिया। एक ही चाल से वो लूमियन के भाव्य को फिर से लिख सकता था और उसके सभी प्रयासों को व्यर्थ कर सकता था। लेकिन अचानक पादरे की आंखें जम गईं और वो चीखा। उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं और खून और धुंधले आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। उसकी चीख के बीच उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया और सुनहरे धागों वाला उसका सफेद लबादा तनाव में फट गया। उसकी त्वचा लगभग पारदर्शी हो गई, जिससे उसके कपड़ों के नीचे छिपा हुआ बिजार मार्क दिखाई दिया। काला निशान जो एक मोहर जैसा दिखता था, एक अवर्णनीय दुनिया से जुड़ा हुआ था। उनसे निकलने वाली भयानक आभा कैथीड्रल में भर गई, जिससे वो लड़के जो अभी तक स्प्रिंग एल्फ को विदा कर रहे थे अत्यधिक भयभीत हो गए। वे या तो भेंटों के चारों ओर भागने लगे, जमीन पर घुटने टेक दिए, या देखने की हिम्मत ना करते हुए जमीन पर दंडवत हो गए। गुयॉम जूनियर और कुछ अन्य डर के मारे बेहोश हो गए, जिससे पेशाब का तालाब बन गया और भयानक बदबू फैल गई। शेपर्ड पियरे बेरी मिस्टिक आर्ट्स का इस्तेमाल करके लूमियन को पकड़ने ही वाला था कि उसने अपना एक्स फेंक दिया और एक घुटने पर झुक गया, अपना सिर झुका लिया और सारी हरकत बंद कर दी। पूरे कैथीड्रल में केवल लूमियन ही अप्रभावित रहा। हालांकि उसे अपने सिर में एक असामान्य दर्द महसूस हुआ। ये इतना नहीं था जितना उस रहस्यमयी आवाज थी जिसने उसे लगभग मार ही दिया था। उसने अपनी छाती में जलन की भावना भी महसूस की। संदेह था कि काले कांटेदार जंजीर का प्रतीक, साथ ही आंख और कीड़ों जैसा नीला काला प्रतीक दिखाई दिया। हालांकि उसके पास अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करने या ये समझने का समय नहीं था कि उसे अचानक क्या बढ़त मिल गई। वो पादरे गुयॉम बेनेट की ओर दौड़ता रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अवसर हाथ से ना जाए। जब उसके पास आया तो लूमियन स्पष्ट रूप से सील्स जैसे अनोखे काले निशानों को देख सकता था, जो अजीब सिंबल्स और शब्दों से बने थे। उसकी निगाहें तेजी से चारों ओर घूमी और उसने कुछ परिचित देखा। काले सिंबल्स थॉर्न्स जैसे पादरे गुयॉम बेनेट की बाईं छाती से निकल रहे थे और उसके पीछे घूम रहे थे। ये लूमियन की छाती जैसा ही था, लेकिन बहुत हल्का। उसके पास भी एक है। लूमियन का दिल कांप उठा। क्या ये गांव में असामान्यता का मूल कारण है? मुझे ये कब मिला? मुझे ये कैसे मिला? लूमियन के दिमाग में विचार तेजी से उभरे, लेकिन उसने उन्हें अपने कार्यों से विचलित नहीं होने दिया। वो गुयॉम बेनेट की ओर दौड़ा, अपनी दाहिनी बाह बढ़ाई और दुश्मन के सिर के चारों ओर लिपेट लिया। बिना रुके उसने पादरे के पीछे जोर से चक्कर लगाया और एक झटके से गुयॉम बेनेट का सिर घूम गया और उसकी रीढ़ की हड्डी की ओर हो गया। फ्यू, लूमियन ने राहत की सांस ली। जानता था कि सबसे बड़ी समस्या हल हो गई है। उसे जल्दी से घर जाकर अपनी बहन के साथ भागना होगा, बाकी काम 3 फॉरेनर्स को सौंपना होगा। लेकिन जैसे ही लूमियन जाने के लिए मुड़ा, गुयॉम बेनेट, जिसे मर जाना चाहिए था, ने अपनी आंखें खोली। वे खून से सने हुए थे और एक तेज गूंज ने लूमियन के सिर को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे वो अत्यधिक दर्द के कारण चीख भी नहीं पाया। सब कुछ उसकी आंखों के सामने टूट गया। वो चेतना खोकर अंधेरे में समा गया। दर्दनाक, कितना दर्दनाक। लूमियन अचानक उठ बैठा, अपनी आंखें खोली और अपना सिर रगड़ा। उसने अपने बेडरूम का परिचित परिवेश देखा। लकड़ी की मेज, पीछे वाली कुर्सी और दोनों ओर की अलमारी और छोटी पुस्तकालय। मुझे ग्रैंड सॉर ने बचाया है। मैं कितनी देर तक बेहोश रहा? कैथीड्रल में क्या स्थिति है? लूमियन के पास सोचने का समय नहीं था। समय बर्बाद किए बिना लूमियन बेड से उठा, अपना सिर पकड़ा और भागता हुआ बाहर निकला। उसने ऑरोरा को पहली मंजिल पर किचन में पाया, जो हल्के बैंगनी रंग की पोशाक पहने रात का खाना बना रही थी। लूमियन चिल्लाया, ऑरोरा, ग्रैंड सॉर, हमें भागना होगा। पादरे और गांव के कई लोग पागल हो गए हैं। उन्होंने सेलिब्रेशन के अंत में एवा को मार दिया। उसे ये निश्चित नहीं था कि उसकी बहन इस घटना के बारे में जानती थी या नहीं, इसलिए वो सीधे मुद्दे पर आ गया। आखिरकार बचाए जाने के कई तरीके थे और इसका मतलब ये नहीं था कि उसे उसका स्थान पर होना जरूरी था। ऑरोरा ने मुड़कर पूछा, सेलिब्रेशन? लेंट सेलिब्रेशन? हाँ। लूमियन ने जोर से सिर हिलाया। ऑरोरा ने मुस्कुराया। ये बहुत अच्छी कहानी है। 2 वाक्यों में तुमने मुझे डरा दिया, लेकिन सुनो, तुम्हें अपनी कहानियों के साथ और सावधान होना चाहिए। लेंट में अभी कुछ दिन है। लूमियन हक्का बक्का रह गया। लूमियन ने कुछ देर ऑरोरा की आंखों में देखा और फिर धीरे से पूछा, लेंट में कितने दिन बाकी हैं? उसे शक था कि उसकी बहन मजाक कर रही है, लेकिन वो जानती थी कि वो महत्वपूर्ण मामलों में कभी लापरवाह नहीं होती। ये एक महत्वपूर्ण क्षण था जो पूरे गांव और शायद उनके अस्तित्व को प्रभावित कर सकता था। ऑरोरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक में कहा, क्या तुमने दोपहर की झपकी नहीं ली? क्या तुम अभी तक पूरी तरह से जागे नहीं हो? आज 29 मार्च 1358 है। लेंट में अभी कुछ दिन बाकी है। 29 मार्च बाज में खून बहने के साथ खुशी के दौर के अनुभव का खुलासा। उसने शेपर्ड पियरे बेरी को एक्स से एवा का सिर काटते हुए देखा और खून हर जगह फैल गया। क्या वो अब सपना देख रहा था या उसका पिछला अनुभव सपना था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बहुत वास्तविक लग रहे थे। लूमियन अपनी बहन के चेहरे पर धोखे का कोई संकेत नहीं पकड़ पाया। हालांकि ऑरोरा एक उत्कृष्ट अभिनेत्री हो सकती थी, लेकिन लूमियन को विश्वास था कि वो उस तरह की इंसान नहीं थी। वे 5 साल से एक साथ थे और वो उसके व्यक्तित्व के हर विवरण को जानती थी। वो उसे धोखा नहीं दे सकती थी। लूमियन भ्रमित था, अपनी बहन ऑरोरा के तारीख के बारे में झूठ बोलने की संभावनाओं पर
विचार कर रहा था। या तो उसे पाद्रे या किसी गुप्त इकाई द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, या सब कुछ सुलझ गया था और वो सिर्फ मजाक कर रही थी। अगर इन दोनों में से कोई भी सच नहीं था तो ये संभावना थी कि ऑरोरा सच बोल रही थी। समय 29 मार्च पर वापस आ गया था, लैंड से कुछ दिन पहले। लूमियन की दुनिया की समझ के अनुसार ये स्पष्ट रूप से असंभव और नहीं होना चाहिए था, हालांकि उसकी बहन का रवैया उसे असमंजस में डाल गया। मुझे इसे सुनिश्चित करने का एक रास्ता खोजना पड़ेगा। लूमियन ने उस समय हुई हर चीज को याद करने की कोशिश की और महसूस किया कि वो अधिकांश डिटेल्स को आसानी से याद कर सकता था। 29 मार्च को, जो लेंट के सफल सेलिब्रेशन के अनुरूप था, ऑरोरा ने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी थी। उसे लिया, रायन और वैलेंटाइन से मिलने का भी याद था, जिसके बाद उसने पाद्रे को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उन्हें कैथेड्रल ले गया था। क्या हुआ? ऑरोरा ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने अचंभित भाई के सामने हिलाया। लूमियन ने तुरंत अपने विचारों को इकट्ठा किया और कहा, ऑरोरा, मुझे कुछ याद आया। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। लूमियन को ये महसूस हुआ कि समय वास्तव में 29 मार्च पर वापस आ गया था या नहीं। इसकी पुष्टि करने का एकमात्र तरीका एवा को फाइंड करना था। अगर वो अभी भी जीवित थी तो उसे इस अविश्वसनीय बदलाव को स्वीकार करना होगा। वो ऑरोरा के जवाब का इंतजार नहीं किया, उसे बाईपास करते हुए तेजी से दरवाजे की ओर भागा। मुझे ग्रैंड सौर बुलाओ, रात के खाने के लिए देर मत करना। ऑरोरा ने उसके पीछे से आवाज लगाई। एवा लिजियर के घर की ओर भागते हुए लूमियन को डर था कि अगर वो एक सेकंड भी धीमा हुआ तो वो एक अविश्वसनीय दुर्स्वप्न में फंस जाएगा और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। रास्ते में कई ग्रामीणों ने उसे देखा, लेकिन उन्हें डर था कि ये उसके द्वारा निर्देशित कोई मजाक है, इसलिए वे कारण पूछने के लिए नहीं रुके। अंत में लूमियन अपने गंतव्य तक पहुंचा। एवा का पिता गुयौम लिजियर कर्डू गाँव और आसपास के पहाड़ों में एक प्रसिद्ध मोची था। हालांकि वो बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी उनकी स्थिति बहुत खराब नहीं थी। वे एक भूमिगत भूरे नीले रंग की 2 मंजिला इमारत में रहते थे, जिसके पिछले हिस्से में खाली स्थान था जहां घास और जलाऊ लकड़ी जमा थी और एक हंसों का घर भी था। जब लूमियन पहुंचा तो रात के खाने का समय हो गया था और लिजियर्स के घर की रसोई में कई लोग व्यस्त थे। लूमियन खुला दरवाजा पार करके अंदर गया और तुरंत आवा को देखा। भूरी बालों वाली लड़की, जिसकी आंखें एक्वा ब्लू रंग की थी, एक भूरे सफेद रंग की पोशाक पहने हुए अपनी माँ के लिए रात का खाना बना रही थी। उसके हाथ और पैर फुर्तीले थे और उसकी आंखें जीवंत थी। लूमियन उसे देखकर ही बता सकता था कि वो जीवित थी, वो वास्तव में मरी नहीं है। लूमियन ने सोचा। आवा की गर्दन को देखते हुए ये जानने की कोशिश की कि क्या वहां टांकों के कोई निशान थे। ऑरर के एक हॉरर नॉवेल्स में से एक में एक दृश्य था जहां एक लाश को जीवित व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए सिल दिया गया था, लेकिन आवा की गर्दन लंबी और चिकनी थी, बिना किसी निशान के। विलियम लिजियर मोची ने दरवाजे पर खड़े लूमियन को देखा और पूछा, लूमियन, क्या हुआ? वो अपनी रसोई की कुर्सी से उठा और लूमियन की ओर बढ़ा। उसके भूरे बाल बिखरे हुए थे और उसके सामने एक थोड़ा चिकना भूरे सफेद एप्रन लटक रहा था। आवा, जो रसोई में व्यस्त थी, आश्चर्य से मुड़ी और लूमियन को देखा। उसने लूमियन को अचंभित खड़ा देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। लूमियन पल भर के लिए दंग रह गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और अपने आने का कारण बताने के लिए एक मनगढ़ंत बहाना बनाने की सोची। हालांकि विलियम लिजियर ने उसे अपने सवाल से प्रेरित किया। उसने पल भर के लिए सोचा और पूछा, मॉन्स्यूर, क्या बेरी के पियर ने आपसे चमड़े के जोड़े का आदेश दिया है? उसे याद आया कि वो और राइमंड अगली सुबह शेपर्ड पियर बेरी से मिलने वाले थे और आश्चर्यचकित थे कि उसने लेंटन सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए पहाड़ों की लंबी और कठिन यात्रा के खतरों के बावजूद अपनी भेड़ें क्यों छोड़ दी थी। उस समय तक पियर बेरी पहले ही नए चमड़े के जूते पहन चुका था। जब तक वो डारियज की जूते की दुकान पर नहीं गया था, जूते बनाने में समय लगेगा। इसका मतलब था कि पियर बेरी कम से कम 2 या 3 दिन पहले गांव वापस आ गया था। विलियम लिजियर आपके सवाल से हैरान थे और उन्होंने कहा, पियर बेरी कुछ दिन पहले वापस आया था, लेकिन गांव में ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। उसने मुझसे किसी और को न बताने के लिए भी कहा था। जैसा कि अपेक्षित था, लूमियन ने एक बहाना बनाया और कहा, मैंने किसी को देखा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था और सोचा कि मुझे भ्रम हो रहा है। चूंकि वो आदमी नए चमड़े के जूते पहने हुए था, मैं आपसे पुष्टि करने आया था। ये वही है, विलियम लिजियर ने सकारात्मक जवाब दिया। वो अभी भी 3 या 4 भेड़ें चरा रहा था, जिसका दावा उसने किया कि उसके मालिक ने उसे दी थी। क्या वे शीयर और मिल्क निकालने के लिए मई की शुरुआत में ही भेड़ों को गांव में वापस नहीं आने देते? अगर कुछ भेड़ें अभी वापस लाई गई हैं, तो उन्हें कैसे चराया जा रहा है? हाईलैंड पैस्चर्स में ग्रेजिंग अभी भी मना है। लूमियन ने जितना सोचा उतना ही उसे शेपर्ड पियर बेरी का व्यवहार असामान्य लगा और सेलिब्रेशन के अंत में उसका प्रदर्शन लूमियन के निर्णय को साबित करता था। लूमियन ने विलियम और लिजियर्स को मुस्कुराते हुए कहा, मुझे राहत मिली कि ये वास्तव में वही है। मैंने सोचा था कि ज्यादा पीने के कारण मेरे दिमाग और आंखों में कोई समस्या आ गई है। फिर उसने लिजियर्स को हाथ हिलाते हुए कहा, गुड बाय। जैसे ही लूमियन लिजियर्स के घर से निकला, उसके चेहरे की मुस्कान तेजी से गायब हो गई। अब उसे पूरा विश्वास था कि आज वास्तव में 29 मार्च है। क्या मैं टाइम में वापस चला गया या मुझे प्री कॉग्निटिव ड्रीम आया? सपने इतने वास्तविक नहीं हो सकते, वे इतने वास्तविक हैं कि हर विवरण मौजूद है। लूमियन चलते हुए जोर से सोचने लगा।
किसी भी तरह से ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने केवल हॉरर के नॉवेल्स में पढ़ा था और रियलिटी में होने की कभी कल्पना नहीं की थी। घर वापस जाते समय लूमियन ने चौक के चारों ओर चक्कर लगाया और इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथीड्रल की ओर आ गया। स्टेन्ड ग्लास विंडो, जिसे पूरी तरह से टूट जाना चाहिए था, वॉल में पूरी तरह से लगा हुआ था और सेंट सिथ मिशनरी इलस्ट्रेशन सतह पर सूर्यास्त के नीचे चमक रहा था। लूमियन ने इस दृश्य को मिश्रित भावनाओं के साथ देखा। उसके दिमाग में चल रहे विचारों के कारण ऐसा लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। चौक की ओर वापस आते समय लूमियन ने कैथीड्रल के मुख्य द्वार से एक परिचित आकृति को बाहर निकलते देखा। ये पादरे थे, विलियम बेनेट, जिनकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी और आभा प्रतिष्ठित थी और उन्होंने सुनहरे धागों वाला सफेद लबादा पहना हुआ था। लूमियन का दिल कांप उठा और उसने खुद को थोड़ा झुका लिया, हमले के लिए तैयार होने या भागने के लिए। विलियम बेनेट ने उसे देखा और भावहीनता से सिर हिलाया। कल फिर से प्रार्थना के लिए आना। आह, ये सही है। वो 29 मार्च की शुरुआती शाम के दौरान मेरे द्वारा रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया। उसका मुझसे कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही उसे ये चिंता है कि उसकी गुप्त साजिश का खुलासा होने वाला है। ये सोचते हुए लूमियन ने सहज प्रतिक्रिया की। वो सीधा खड़ा हुआ और उसने अपनी बाहें फैला दी। सूर्य की स्तुति हो, सूर्य की स्तुति हो। विलियम बेनेट ने भी उसी मुद्रा में जवाब दिया। गांव के चौक को छोड़कर लूमियन ने आदतन अभी जो कुछ हुआ था उसे याद किया। अचानक उसने एक बिंदु खोजा जिसे उसने टाइम के उलट जाने के कारण पहले उपेक्षित कर दिया था। उसके पास अभी भी सुपर पावर्स थी। वो अभी भी एक हंटर था। उसे लिजियर्स के पास भागने के लिए सांस लेने की जरूरत नहीं थी और पादरे का सामना करते समय उसने तुरंत सबसे बेस्ट मुद्रा अपना ली थी। इसका मतलब था कि उसकी फिजिक और संबंधित स्थिति पोषण का सेवन करने से पहले की तुलना में कहीं अधिक थी। इससे लूमियन ने ये निर्णय लिया कि पिछला अनुभव प्री कॉग्निटिव ड्रीम नहीं था और वो पहले से ही सीक्वेंस 9 बियॉन्डर हो गया है। मैं आज रात उस स्पेशल ड्रीम में प्रवेश करने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं अभी भी प्रवेश कर सकता हूँ और क्या कोई बदलाव आया है। लूमियन ने तेजी से अपनी योजना का अगला कदम सोचा। लूमियन ने कुछ देर ओरोर की आंखों में देखा और फिर धीरे से पूछा, लेंट में कितने दिन बाकी हैं? उसे संदेह था कि उसकी बहन मजाक कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि वो महत्वपूर्ण मामलों में कभी लापरवाह नहीं होती। ये एक क्रूशल मोमेंट था जो पूरे गांव और शायद उनके सर्वाइवल को प्रभावित कर सकता था। ओरोर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक में कहा, क्या तुमने दोपहर की झपकी नहीं ली? क्या तुम अभी भी पूरी तरह से जागे नहीं हो? आज मार्च 29, 1358 है। लेंट में अभी कुछ दिन बाकी हैं। मार्च 29। लूमियन ने पल भर के लिए तारीख पर विचार किया और सोचा कि क्या वो सपना देख रहा था। उसने लेंट का अनुभव किया था, खुशी का एक दौर जो रक्तपात के साथ समाप्त हुआ था। उसने शेपर्ड पियर बेरी को एक्स से एवा का सिर काटते हुए देखा था और खून हर जगह फैल गया था। क्या वो अब सपना देख रहा था या उसका पिछला एक्सपीरियंस एक सपना था? रिगार्डलेस ऑफ विच वन इट वॉज, वे दोनों ही बहुत रियल लग रहे थे। लूमियन अपनी बहन के चेहरे पर डिसीट का कोई संकेत नहीं पकड़ पाया। हालांकि ओरोर एक उत्कृष्ट एक्ट्रेस हो सकती थी, लेकिन लूमियन का मानना था कि वो इस तरह की इंसान नहीं थी। वे 5 साल से एक साथ थे और वो उसकी पर्सनैलिटी के हर डिटेल को जानता था। उसे धोखा देना उसके लिए असंभव था। लूमियन उलझन में था क्योंकि उसने अपनी बहन ओरोर के तारीख के बारे में झूठ बोलने की संभावनाओं पर विचार किया। या तो उसे पादरे या किसी सीक्रेट एंटिटी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, या सब कुछ सुलझ गया था और वो सिर्फ उससे मजाक कर रही थी। अगर इन दोनों में से कोई भी सच नहीं था तो ये लाइकली था कि ओरोर सच कह रही है। समय मार्च 29 पर वापस आ गया था, लेंट से कुछ दिन पहले। लूमियन की दुनिया की समझ के अनुसार ये स्पष्ट रूप से असंभव था और नहीं होना चाहिए था। हालांकि उसकी बहन के एटीट्यूड ने उसे असमंजस में डाल दिया। मुझे इसे सुनिश्चित करने का एक रास्ता खोजना होगा। लूमियन ने उस समय हुई हर चीज को याद करने की कोशिश की और महसूस किया कि वो अधिकांश विवरणों को आसानी से याद कर सकता था। ओरोर 29 मार्च को हल्के नीले रंग की पोशाक पहने हुई थी, जो लेंट के सक्सेसफुल सेलिब्रेशन के अनुरूप था। उसने लिया, रायन और वैलेंटाइन से उस रात मिलने से पहले कि वो उन्हें पादरे को कर्म करते हुए पकड़ने के लिए कैथीड्रल ले गया था, उसे याद किया। क्या हुआ? ओरोर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपने अचंभित भाई के सामने हिलाया। लूमियन ने तुरंत अपने विचारों को इकट्ठा किया और कहा, ओरोर, मुझे कुछ याद आया। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। मैं जल्द ही वापस आता हूँ। लूमियन को एहसास हुआ कि समय वास्तव में मार्च 29 पर वापस आ गया था या नहीं। इसकी पुष्टि करने का एकमात्र तरीका एवा को ढूंढना था। अगर वो अभी भी अलाइव थी तो उसे इस अनबिलीवेबल चेंज को स्वीकार करना होगा। वो उसके जवाब का इंतजार नहीं करता और उसे बाईपास करते हुए तेजी से दरवाजे की ओर भागा। कॉल मी ग्रैंड स्वर, डोंट बी लेट फॉर डिनर।
और ने उसके पीछे से आवाज लगाई। जैसे ही वो एवा लिजियर के घर की ओर भागा, लूमियन को डर था कि अगर वो 1 सेकंड भी धीमा हुआ तो वो एक अवर्णनीय दुस्वप्न में फंस जाएगा और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। रास्ते में कई ग्रामीणों ने उसे देखा, लेकिन उन्हें डर था कि ये उसके द्वारा निर्देशित कोई प्रैंक है, इसलिए वे कारण पूछने के लिए नहीं रुके। अंत में लूमियन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा। गुइयोम लिजियर एवा के पिता कॉडू गांव और आसपास के पहाड़ों में एक प्रसिद्ध शू मेकर थे। हालांकि वे बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी उनकी स्थिति बहुत खराब नहीं थी। वे एक सबटेरेनियन ग्रेश ब्लू 2 स्टोरीड बिल्डिंग में रहते थे, जिसके पिछले हिस्से में खाली जगह थी जहां घास और जलाऊ लकड़ी जमा थी, और एक हंस का घर भी था। जब लूमियन पहुंचा तो रात के खाने का समय हो गया था और लिजियर्स के घर की रसोई में कई लोग व्यस्त थे। लूमियन खुला दरवाजा पार करके अंदर गया और तुरंत एवा को देखा। भूरे बालों वाली लड़की जिसकी आंखें एक्वा ब्लू रंग की थी, एक ग्रे वाइट ड्रेस पहने अपनी माँ के लिए रात का खाना बना रही थी। उसके हाथ पैर फुर्तीले थे और उसकी आंखें जीवंत थी। लूमियन उसे देखकर ही बता सकता था कि वो अलाइव है, वो वास्तव में मरी नहीं है। लूमियन ने सोचा, एवा की गर्दन को देखते हुए, ये जानने की कोशिश करते हुए कि क्या वहाँ टांकों के कोई निशान थे। और के हॉरर नॉवेल्स में से एक में एक दृश्य था जहां एक लाश को जीवित व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए सिल दिया गया था, लेकिन एवा की गर्दन लंबी और स्मूथ थी, बिना किसी स्कार के। गुइयोम लिजियर शू मेकर ने दरवाजे पर खड़े लूमियन को देखा और पूछा, लूमियन क्या हुआ? वो अपनी रसोई की कुर्सी से उठा और लूमियन की ओर बढ़ा। उसके भूरे बाल बिखरे हुए थे और एक थोड़ा चिकना भूरे रंग का एप्रन उसके सामने लटक रहा था। एवा जो रसोई में व्यस्त थी, आश्चर्य से मुड़ी और लूमियन को देखा। उसने लूमियन को डेज में वहां खड़ा देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। लूमियन क्षण भर के लिए स्टंड हो गया, लेकिन जल्द ही खुद को संभाला और अपने विजिट का कारण बताने के लिए एक मनगढ़ंत बहाना बनाने की सोची। हालांकि गुइयोम लिजियर ने उसके सवाल से उसे इंस्पायर किया। उसने पल भर के लिए सोचा और पूछा, मुंसियोर, क्या पियर ऑफ बेरी ने आपसे लेदर शूज का एक जोड़ा ऑर्डर किया है? उसे याद था कि वो और रेमंड अगली सुबह शेपर्ड पियर बेरी से मिलने वाले थे और लेंटन सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए लंबी और कठिन यात्रा के खतरों के बावजूद फ्लॉक को छोड़ने पर हैरान थे। उस समय तक पियर बेरी पहले ही नई पेयर ऑफ सॉफ्ट लेदर शूज पहन चुका था। जब तक वो डेरिएग में एक शू शॉप पर नहीं गया जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बेचती थी, लेदर शूज बनाने में समय लगेगा। इसका मतलब है कि पियर बेरी कम से कम 2-3 दिन पहले गांव वापस आ गया था। गुइयोम लिजियर लूमियन के सवाल से हैरान थे और उन्होंने कहा, पियर बेरी कुछ दिन पहले वापस आया था, लेकिन गांव में ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। उसने मुझे किसी और को न बताने के लिए भी कहा था। जैसा कि अपेक्षित था, उसने एक कारण बताया और कहा, मैंने किसी को देखा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था और सोचा कि मुझे हैल्यूसिनेशन हो रहा है। बिकॉज द मैन वॉज वेयरिंग न्यू लेदर शूज, मैं आपसे कंफर्म करने आया था। ये वही है। गुइयोम लिजियर ने अफर्मेटिव आंसर दिया। वो अभी भी 3-4 भेड़ चरा रहा था, जिसका दावा उसने किया था कि उसके एम्प्लॉयर ने उसे दी थी। क्या वे शेयर और मिल्क के लिए मई की शुरुआत में ही भेड़ों को गांव में वापस नहीं आने देते? अगर कुछ भेड़ें अभी वापस लाई गई हैं तो उन्हें कैसे चराया जा रहा है? हाईलैंड पास्चर्स में ग्रेजिंग अभी भी प्रोहिबिटेड है। लूमियन ने जितना ज्यादा सोचा, उतना ही उसे शेपर्ड पियर बेरी का बिहेवियर अबनॉर्मल लगा और सेलिब्रेशन के अंत में उसका परफॉर्मेंस लूमियन के जजमेंट को साबित करता था। हालांकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो पाद्रे और अन्य लोग क्या करना चाहते थे या वे पहले ही क्या कर चुके थे। लूमियन ने गुइयोम लिजियर और एवा को मुस्कुराते हुए कहा, मुझे राहत मिली कि ये वास्तव में वही है। मैंने सोचा था कि ज्यादा पीने के कारण मेरे दिमाग और आंखों में कोई समस्या आ गई है। फिर उसने लिजियर्स को हाथ हिलाया और कहा, गुड बाय। जैसे ही लूमियन लिजियर्स के घर से निकला, उसके चेहरे की मुस्कान तेजी से गायब हो गई। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि आज वास्तव में मार्च 29 है। क्या मैं समय में वापस चला गया या मुझे एक प्रीकॉग्निटिव ड्रीम आया था? ड्रीम्स इतने रियल नहीं हो सकते, वे इतने रियल हैं कि हर डिटेल है। लूमियन चलते हुए जोर से सोचने लगा। आइदर वे, ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने सिर्फ औरोर के नॉवेल्स में पढ़ा था और रियलिटी में होने की कभी इमेजिन नहीं की थी। घर वापस जाते समय लूमियन ने स्क्वायर के चारों ओर चक्कर लगाया और इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथीड्रल तक आ गया। स्टेन्ड ग्लास विंडो जिसे पूरी तरह से टूट जाना चाहिए था, वॉल में पूरी तरह से एम्बेडेड था और सेंट सिथ मिशनरी इलास्ट्रेशन सरफेस पर सनसेट के नीचे चमक रहा था। लूमियन ने इस दृश्य को मिश्रित भावनाओं से देखा। कई विचार उसके दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ फ्रिक्शन से धुआं निकालने की धमकी दे रहे थे। स्क्वायर की ओर वापस जाते समय लूमियन ने कैथीड्रल के मेन एंट्रेंस से एक फेमिलियर फिगर को बाहर निकलते देखा। ये पाद्रे गुइयोम बेनेट थे, जिनकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी और आभा डिग्निफाइड थी और उन्होंने व्हाइट रोब विद गोल्डन थ्रेड्स पहना हुआ था। लूमियन का दिल टाइट हो गया और उसने अपने शरीर को थोड़ा आंचड कर लिया, खुद को एक अटैक या फ्ली करने के लिए तैयार कर लिया। गुइयोम बेनेट ने उसे देखा और एक्सप्रेशनलेस होते हुए सिर हिलाया और कहा, कम अगेन टुमारो फॉर प्रेयर्स।
ये सही है। वो मार्च 29 की अर्ली इवनिंग के दौरान मेरे द्वारा रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है। उसका मुझसे कोई झगड़ा नहीं है, नहीं उसे ये चिंता है कि उसका सीक्रेट प्लॉट एक्सपोज होने वाला है। इस विचार के साथ लूमियन ने इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट किया। वो सीधा खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैलाईं। प्रेज द सन, प्रेज द सन। गुइयॉम बेनेट ने भी उसी पोज के साथ जवाब दिया। विलेज स्क्वायर छोड़ने के बाद लूमियन ने आदतन अभी जो कुछ हुआ था उसे रिकॉल किया। अचानक उसने एक पॉइंट खोजा जिसे उसने पहले नेग्लेक्ट कर दिया था क्योंकि वो टाइम रिवर्सल से शॉक्ड था। उसके पास अभी भी सुपर पावर्स थे, वो अभी भी एक हंटर था। उसे लिजियर्स तक पहुंचने के लिए अपनी सांस बहाल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और उसने पाद्रे का सामना करते समय तुरंत बेस्ट पोस्चर अडॉप्ट कर लिया था। इसका मतलब था कि उसकी फिजिक और करस्पॉन्डिंग कंडीशन पोषण का सेवन करने से पहले की तुलना में कहीं ज्यादा थी। इससे लूमियन ने एक जजमेंट दिया कि पिछला एक्सपीरियंस प्री कॉग्निटिव ड्रीम नहीं था और वो पहले से ही एक सीक्वेंस 9 बियॉन्डर था। मैं उस स्पेशल ड्रीम में रात में प्रवेश करने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं अभी भी प्रवेश कर सकता हूं और क्या कोई चेंजेस आए हैं। लूमियन ने जल्दी से अपने नेक्स्ट स्टेप के साथ प्लान बनाया। लूमियन ने इस बार केवल चीजों को ऑब्जर्व करने का इरादा किया था, इसलिए उसने जानबूझकर लिया और उसके साथियों के साथ उन सभी शुरुआती बातचीत को दोहराया जो पहले हो चुकी थी, जब तक कि वे इटर्नल ब्लेजिंग सन कैथीड्रल के बाहर नहीं आ गए। एक हंटर होने के नाते वो उन फॉरेनर्स के प्रति सतर्क थे जिन पर ऑफिशियल बियॉन्डर्स होने का संदेह था। इस बार लूमियन पूरी तरह से जानता था कि वो एक टाइम लूप में फंस गया है जिसने उसे पहले एक सीक्वेंस 9 बियॉन्डर बना गया था। उसने पुष्टि की कि रायन, वैलेंटाइन और लिया को पिछले चक्र की कोई स्मृति नहीं थी और वे उसकी सामान्य शरारतों के प्रति बिल्कुल सतर्क नहीं थे। लूमियन क्षण भर के लिए आश्चर्य में थे, महसूस करते हुए कि समय वास्तव में वापस लौट आया था। जैसा कि पिछली बार हुआ था, वैलेंटाइन ने शानदार कैथीड्रल की ओर देखते हुए अपनी लाइंस दोहराईं। We've been here before, there's no one here. उसने खुद को संभाला और पिछली प्रक्रिया का आंख मूंदकर पालन करने के बजाय सीधे बात की। उसने सीधे कहा, That's because the padre doesn't want to bother with you. उसने इन तीनों पर ये इम्प्रेशन छोड़ने की योजना की थी कि वो मजाक करना पसंद करता था, लेकिन उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लिया ने कई संभावनाओं पर विचार किया और उत्सुकता से पूछा, आप कह रहे हैं कि पाद्रे कैथीड्रल में है लेकिन कुछ खास मैटर्स के कारण दरवाजे का जवाब नहीं दे रहा है? लूमियन मुस्कुराया और स्पष्ट रूप से कहा, इट्स नॉट सूटेबल टू हैव अदर्स सी यू हैविंग एन अफेयर इन द कैथीड्रल। ये कहने के बाद उसने अनायास ही अपने मन में बुदबुदाया, काश मैं इस बार वो क्लासिक लाइन "You've ruined the holy church's plans" नहीं सुन पाता, ये जानते हुए कि इस बार वे पाद्रे को कर्म करते हुए नहीं पकड़ेंगे। वैलेंटाइन का शांत रवैया बदल गया और उन्होंने चिंता से पूछा, "Having an affair in the cathedral?" लूमियन ने अपने हाथ फैला दिए, क्या प्रॉब्लम है? The padre does this every day. Relax. उन्होंने आगे कहा, क्या ये सेइंग नहीं है? सदियों से ये अनचेंज्ड रहा है, Men will always pursue women. वैलेंटाइन ने गुस्से में कहा, But this is a cathedral. लूमियन ने पलटवार किया, तो so what? जब तक क्लर्जीमैन कैथीड्रल में अफेयर नहीं करता, ये एक्सेप्टेबल है। वैलेंटाइन विस्फोट के कगार पर था। This is blasphemy against God. रायन ने उसे शांत किया और पूछा, क्या आप जानते हैं कि पाद्रे आज रात किसके साथ अफेयर कर रहे हैं? लूमियन ने सिर हिलाया। There are too many possibilities. उसने पाद्रे की संभावित मिस्ट्रेसेस के नाम सूचीबद्ध किए, जिनमें मैडम पुलाइस, मडोना बेनेट, फिलिपा गिलॉम और सिबिल बेरी शामिल हैं। लिया ने बीच में टोकते हुए पूछा, मडोना बेनेट, शी हैज द सेम लास्ट नेम एज द पाद्रे? लूमियन ने सिर हिलाया। वो और पाद्रे कजिन्स ट्वाइस रिमूव्ड, यानी दूर के चचेरे भाई बहन हैं। वैलेंटाइन ने निराशा छिपाने की कोशिश नहीं की और पूछा, क्या गियॉम बेनेट ईश्वर का सेवक है या दानव का सेवक है? लूमियन ने पाद्रे का बचाव करते हुए कहा, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। इन डारिएज हमारी एक सेइंग है, डिस्टेंट कजिन्स फील फ्री टू स्लीप टुगेदर। लिया ने हंसते हुए पूछा, आपके पास इतनी सेइंग्स क्यों हैं? लूमियन ने फिर से अपने हाथ फैला दिए, दैट्स जस्ट हाउ इट इज इन द कंट्री साइड। रायन ने विचारपूर्वक बीच में टोकते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि हम डारिएज के नहीं हैं? आपने ये नहीं कहा होगा, इन डारिएज देयर इज अ सेइंग? लूमियन ने अनजाने में पिछली बातचीत को दोहरा दिया था। इस जानकारी को ऐसे प्रस्तुत किया था मानो वो पहले से जानता हो। इस स्लिपअप को छिपाने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसे एक बहाना बनाना पड़ा। आप डारिएज के स्थानीय निवासी नहीं लगते। उसने गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर इशारा किया और कहा, मैंने आपकी पाद्रे को ढूंढने में मदद कर दी है, अब मुझे घर जाना होगा। लिया मुस्कुराई और कहा, मुझे लगा था कि आप हमारे साथ आएंगे। लूमियन ने लापरवाही से कहा,
आई डोंट डेयर ऑफेंड द बाड्रे। उसने उन्हें एक गंभीर चेतावनी दी। वो विलेजर जिसने पहले उसके खिलाफ शिकायत की थी, वो बहुत लंबे समय से मिसिंग है। रायन और अन्य लोगों के जवाब का इंतजार किए बिना उसने हाथ हिलाया और स्क्वायर के दूसरी तरफ भाग गया, चिल्लाते हुए, रिमेंबर टू कीप माई सीक्रेट माई कैबेजेस। लूमियन अपने प्रैंकस्टर पर्सोना को बनाए रखने और ये दिखाने में कामयाब रहे कि वो निर्दोष रूप से पादरे का मजाक उड़ा रहे थे, जबकि साथ ही उन्हें एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दे दी थी। वो एक तारों भरी देहात की सड़क पर चला गया। क्रिम्सन मून बादलों से ढका हुआ था। उसने अपने हाथों को जेब में डाला और हाल की घटनाओं के बारे में सोचा। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, उसने अर्ध भूमिगत 2 मंजिला इमारत की छत की ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, उसकी बहन आरोरा वहां बैठी थी, अपने घुटनों को गले लगाए ब्रह्मांड को निहार रही थी। लूमियन जानता था कि वो अब भी एक टाइम लूप में फंसा हुआ है, लेकिन अपने हंटर बियॉन्डर सीक्वेंस 9 की शक्तियों के साथ वो अब इस असामान्यता का मुकाबला करने के लिए तैयार था। उसे आरोरा को बियॉन्डर के रूप में अपनी स्थिति बताने और कॉडू के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए उसके साथ काम करना होगा। वो जल्द ही नीचे उतरा, अपनी बहन के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम्हें इस दृश्य में इतना इंटरेस्टिंग क्या लगता है? पिछली बार जितना ही स्ट्रॉन्ग है। ल्यूमियन ने स्किनलेस मॉन्स्टर की कॉप्स को देखते हुए खुद से बुदबुदाया। टाइम रिवर्सल से पहले वो मॉन्स्टर के साथ बराबरी पर था, उसे हराने के लिए अपनी इंटेलिजेंस पर निर्भर करता था। अब एक बियॉन्डर के रूप में उसे इसे फिनिश ऑफ करने के लिए अपने एक्स का सिर्फ एक स्विंग चाहिए था। बेशक उसे पहले से ही इवेंट्स के उसी सीक्वेंस का एक्सपीरियंस होने और मॉन्स्टर की अटैक स्ट्रैटेजी जानने का एडवांटेज था। इसने उसे उसकी मूव्स का एंटिसिपेट करने दिया। पहले और बाद के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट ल्यूमियन को ये महसूस कराता था कि बियॉन्डर बनने के बाद उसने एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट किया है। एक पल सोचने के बाद उसने मॉन्स्टर की कॉप्स और हेड को एक कॉर्नर में ले जाया, लेकिन उसे रॉक्स, वुड और मड के नीचे नहीं छिपाया। ब्लड के साथ उसे जमीन पर एक्सपोज छोड़ दिया। ल्यूमियन ने फिर जल्दी से हाफ कोलैप्स्ड बिल्डिंग की तलाशी ली और बची हुई 197 वेरल डोर और 25 कॉपेट पाई। उन्हें डिफरेंट पॉकेट्स में कैटेगराइज किया। उसने लीव्र ब्लू को फिर से पलटा, लेकिन कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं मिला। एक बार जब उसने अपनी सर्च पूरी कर ली तो वो रूइंस में गहराई तक घुस गया। हालांकि केवल 20 से 30 मीटर्स के बाद उसने कोर्स बदल दिया और अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर लौट आया। स्किनलेस मॉन्स्टर द्वारा जिंदा रहते हुए लिए गए पाथ का पीछा करते हुए वो फुर्ती से हाफ कोलैप्स्ड रूफ पर चढ़ गया। जरूरी प्रेपरेशंस करने के बाद उसने खुद को छिपा लिया। मिनट दर मिनट ल्यूमियन एक अनुभवी हंटर की तरह धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। एक अज्ञात पीरियड ऑफ टाइम के बाद रूइन से एक फिगर निकली। ये वही मॉन्स्टर था जिसने पहले ल्यूमियन को एक हंटर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक दी थी, जिसकी हाफ ह्यूमन हाफ बीस्ट अपीयरेंस, मुड़े हुए नीज, ग्रीसी ब्लैक हेयर और उसकी पीठ पर एक शॉटगन थी। शॉटगन मॉन्स्टर सावधानी से पास आया, मानो डेली पेट्रोल पर हो। अचानक उसने हवा को सूंघा और दूर ब्लड को डिटेक्ट किया। उसने जल्दी से डायरेक्शन बदल दी और हाफ कोलैप्स्ड बर्न्ट बिल्डिंग की ओर बढ़ गया। ब्लड के ट्रेल का पीछा करते हुए मॉन्स्टर को स्किनलेस मॉन्स्टर की कॉप्स और हेड मिली। वो ध्यान से एग्जामिन करने के लिए नीचे बैठ गया। हाफ कोलैप्स्ड रूफ पर ल्यूमियन ने सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, तुम इतनी दूरी से मुझे सूंघ भी नहीं सकते। यहाँ तक कि ब्लड की स्मेल के बावजूद भी तुम्हें मुझे मिस नहीं करना चाहिए था। जैसे ही वो बुदबुदाया, उसने अपना एक्स उठाया और अपने बगल की स्टोन में उस क्रेविस पर जोर से मारा जिसे उसने पहले से प्रिपेयर किया था। क्रैश! हाफ कोलैप्स्ड रूफ हिल गया और भारी रॉक्स नीचे गिर गए। शॉटगन मॉन्स्टर ने जल्दी से रिएक्ट किया, अपनी वेस्ट को मोड़ते हुए, अपने फीट को किक करते हुए और एक अनकोलैप्स्ड एरिया की ओर लंच करते हुए। ल्यूमियन मुस्कुराया और अनकोलैप्स्ड रूफ से एक ईगल की तरह नीचे झपटा जो मिड एयर में अपने प्रे को पकड़ रहा हो। हूलिंग विंड के बीच ल्यूमियन और शॉटगन मॉन्स्टर हवा में क्लैश हुए। ल्यूमियन ने एक हाथ से अपना एक्स उठाया, जबकि मॉन्स्टर ने डेस्परेटली मुड़ने और ब्लॉक करने की कोशिश की। ल्यूमियन ने अपने लेफ्ट हैंड को एक फिस्ट में जकड़ा और नीचे पंच किया। जैसे ही मॉन्स्टर ने ब्लॉक करने के लिए अपनी आर्म बढ़ाई, ल्यूमियन ने अपनी पाम को खोला और अपनी स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया। मॉन्स्टर की आर्म को ग्रैब कर लिया। जैसे ही ल्यूमियन ने अपने लेफ्ट हैंड से पीछे खींचा, उसने सडनली अपने राइट हैंड में मौजूद एक्स से नीचे क्लीव किया।
ब्लेड मॉन्स्टर से टकराया और वे दोनों ब्लड के पूल में जमीन पर गिर गए। ल्यूमियन, जिसके पास एक बफर पैड था, इम्पैक्ट से अफेक्टेड नहीं हुआ। उसने अपना हाथ उठाया और एक्स से मॉन्स्टर के हेड को उसकी बॉडी से एक बार फिर से क्लीव किया। अपनी अनविलिंगनेस के बावजूद हेड 2 बार लुढ़का और बॉडी से सेपरेट हो गया। खड़े होकर ल्यूमियन ने मॉन्स्टर को देखा और स्नीयर किया, तुम वीक हो गए हो, तुम्हारे पास बस एक टेरिफाइंग शेल है, अंदर से एक स्टफ्ड स्केयरक्रो से ज्यादा कुछ नहीं। एक हंटर के रूप में वो शॉटगन मॉन्स्टर से दोबारा डील करने के लिए कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसने इतना इजी होने की उम्मीद नहीं की थी। जमीन पर कॉप्स को देखते हुए ल्यूमियन ने पेशेंटली बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के अपीयर होने का वेट किया। हालांकि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी उसने डार्क रेड लाइट का कोई साइन नहीं देखा। कुछ नहीं, ल्यूमियन ने खुद से पजलमेंट में बुदबुदाया। हालांकि वो सरप्राइज नहीं था। पिछली बार उसने शॉटगन मॉन्स्टर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक अपनाई थी और उसे एक पोशन में बदल दिया था, जिसे वो पहले ही कंज्यूम कर चुका था। चूंकि टाइम रिवर्सल ने मुझे वापस एक ऑर्डिनरी पर्सन में नहीं बदला और मेरे बॉडी में बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक गायब नहीं हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ एक हंटर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कम है। शॉटगन मॉन्स्टर केवल अपनी लिविंग स्टेट में वापस आया है, लेकिन एसेंशियली उसमें इम्पॉर्टेंट चीज कम है। अब सवाल ये है कि मैं टाइम रिवर्सल से पहले जैसा क्यों हूँ? वो एक आंसर के साथ नहीं आ सका, इसलिए उसने शॉटगन मॉन्स्टर से कॉपिट कॉइन्स लूट करना और रूइंस को छोड़ देने का डिसाइड किया। अगली सुबह ल्यूमियन ने अपनी सिस्टर के सामने हेडेक का बहाना नहीं बनाया, जैसा कि उसने मार्च 30 को किया था। इसके बजाय वो जल्दी उठा और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, जिसमें टोस्ट, फ्राइड पोच्ड एग्स, स्लाइस्ड बेकन वगैरह शामिल थे। ल्यूमियन की डिलिजेंस देखकर अरोरा सरप्राइज थी। ओह, तुम इतने डिलिजेंट हो, मुझे लगा था कि कल इतना ड्रिंकिंग करने के बाद तुम आज सुबह उठ ही नहीं पाओगे। ल्यूमियन ने कैजुअली रिप्लाई किया, बस एक ग्लास एप्पल विस्की सावर और एक ग्लास एब्सिंथ, ये कैसे ज्यादा हो गया? अरोरा ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। इसमें प्राउड होने जैसा क्या है? वाइन के अलावा अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस अनहेल्दी हैं और हमारे ब्रेन्स को अफेक्ट करती हैं। नो वंडर तुम और ज्यादा स्टूपिड होते जा रहे हो, मेरे ड्रंकर्ड ब्रदर। ल्यूमियन, जो अपनी सिस्टर से आर्ग्यू नहीं कर सकता था, खुद से बुदबुदाया, वाइन ही एक्सेप्शन क्यों है? बिकॉज मुझे ये पसंद है, अरोरा ने रिटॉर्ट किया, जिसने ल्यूमियन को चैलेंज किया। ल्यूमियन के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ब्रेकफास्ट के बाद वो बाहर जाने के बजाय घर पर ही रहा और डो गूंधा। अरोरा ने वंडर में अपनी टंग क्लिक की। क्या तुमने कोई ट्रबल क्रिएट किया? तुम इतने ओबीडियंट हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें बीट अप नहीं करूंगी, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें एक एडिशनल कॉम्बैट क्लास दूंगी। कुछ नहीं, ल्यूमियन ने क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट किया और कहा, मुझे विलेज में चीजें वियर्डर एंड वियर्डर होती हुई लग रही हैं। अरोरा, क्या तुम्हें ऐसा फील होता है? ल्यूमियन ने ऑब्जर्व किया कि उसकी सिस्टर के पास टाइम रिवर्सल से रिलेटेड कोई मेमोरीज नहीं थी, लेकिन विलेज में अबनॉर्मैलिटी मार्च 29 से पहले शुरू हो गई होगी। एक मिस्ट्री प्रायर के रूप में अरोरा ने इसे सेंस किया होगा, लेकिन इस पर इनफ अटेंशन नहीं दिया होगा। अरोरा का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। यहाँ तक कि तुम भी सेंस कर सकते हो कि कुछ अमिस है। मुझे बताओ, वो कौन थे जिनकी वजह से तुम्हें ऐसा फील हुआ? जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अरोरा जानती थी कि कुछ लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने प्रॉब्लम को इतना सीरियस होने की उम्मीद नहीं की थी। ल्यूमियन ने आंसर देने से पहले अपने हैंड्स धोए और सोचा, मैडम पुआलिस, द पाद्रे, पॉन्स बेनेट और शेपर्ड पियर बेरी, जो विलेज जल्दी लौट आए थे। मैडम पुआलिस के साथ सचमुच में कुछ गड़बड़ है। जब वो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉर्डू आई थी, तभी मैं जान गई थी कि उसके साथ कुछ ऑफ है, लेकिन वो बहुत रिस्ट्रेन थी। कॉन्स्टेंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने के अलावा उसमें कुछ भी ईविल नहीं था। मैंने उस पर कुछ देखा। अरोरा ने खुद को रोक लिया। ल्यूमियन को सुपरनैचुरल वर्ल्ड में ड्रैग नहीं करना चाहती थी। कॉन्स्टेंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रही है? इससे पहले कि ल्यूमियन को पता चलता कि मैडम पुआलिस का पाद्रे के साथ अफेयर था, उसने मैडम पुआलिस को एक डिसेंट लेडी माना था। वो ये जानकर सरप्राइज था कि मैडम पुआलिस के पाद्रे के अलावा अदर मेन के साथ भी अफेयर्स थे। बेशक ये मैडम पुआलिस के बारे में ल्यूमियन के स्टीरियोटिपिकल व्यू के अनुसार था। पाद्रे की बात करें तो उसमें तुम्हारी जैसी ही सुपर पावर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, लेकिन उसे कभी भी इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च का ब्लेसिंग नहीं मिला है। अरोरा ने आगे कहा, पॉन्स बेनेट जैसा गाय जिसका ब्रेन मसल के अलावा कुछ नहीं है, वो कुछ भी स्ट्रेंज नहीं कर सकता। शेपर्ड पियर बेरी के लिए कुछ शीप को जल्दी वापस लाना थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि क्या गड़बड़ है और मैं डीपर देखने की हिम्मत नहीं करती।
जैसा कि एक मिस्ट्री प्रायर पाथवे के सीक्वेंस 7 से एक्सपेक्टेड है। टाइम रिवर्सल से पहले मैंने ग्रैंड सर के साथ ऐसे टॉपिक्स पर ज्यादा कन्वर्स नहीं किया था। इनफैक्ट मैंने क्रूशल हिंट को ओवरलुक कर दिया था कि पियर बेरी की शीप के साथ कुछ इशू हो सकता है। मैंने तब पियर बेरी पर ज्यादा सस्पेक्ट नहीं किया था। मैंने बस ये सोचा था कि लेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उसका जल्दी वापस आना थोड़ा ऑड था। जैसे ही ल्यूमियन बोलने वाला था, डोर पर एक टिंकलिंग साउंड हुई। डोरबेल बजी। ल्यूमियन डोर की ओर चला गया और पूछा, कौन है? और के लिए एक टेलीग्राम। बाहर वाले पर्सन ने लाउडली रिप्लाई किया, एक टेलीग्राम? और कंफ्यूज थी, मुझे कौन टेलीग्राम भेजेगा? हाल ही में कुछ अर्जेंट नहीं है। ल्यूमियन भी पजल्ड था। उन्होंने मार्च 30 को टाइम रिवर्सल से पहले कोई टेलीग्राम प्राप्त नहीं किया था। वेट, ल्यूमियन ने सोचा, मैं मार्च 30 को रायमंड का वेट करने के लिए विलेज स्क्वायर जल्दी गया था। शायद ग्रैंड सर को एक टेलीग्राम मिला था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। ल्यूमियन ने जल्दी से डोर खोला। बाहर बर्ट्रेंड खड़ा था, जो एडमिनिस्ट्रेटर का सबऑर्डिनेट था और टेलीग्राम्स का इंचार्ज था। उसने ल्यूमियन को एक पीस ऑफ पेपर पकड़ाया और कहा, एक वर्ल्ड डोर। ब्राउन हेड ब्राउन आइड बर्ट्रेंड कॉर्डू से नहीं था और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ डैलिएज से यहाँ आया था। वो बाहर से वार्म लगता था, लेकिन एक्चुअली काफी ग्रीडी था। ल्यूमियन ने बर्ट्रेंड को एक सिल्वर कॉइन जिसकी वर्थ एक वर्ल्ड डॉर थी टॉस किया और टेलीग्राम को देखा। कंटेंट सिंपल थे। ल्यूमियन ने क्विकली उसे ब्राउज किया। दी ऑथर्स सैलॉन, जिसका पहले मेंशन किया गया था, वो जून में है। यदि आप बुलिंग है मिस औरोर, तो आप अब ट्रिया के लिए सेट ऑफ कर सकती हैं। टूर के लिए इनफ टाइम छोड़ दे। हम गारंटी देते हैं कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होगी। इस पर नॉवल वीकली के एडिटोरियल डिपार्टमेंट के सिग्नेचर थे। क्या? ल्यूमियन की आईज वाइडन्ड हो गई। क्या ये नॉवल वीकली का रिप्लाई था? ऑथर सैलॉन में अटेंड करने के लिए मैंने कब कहा? नॉवल वीकली के एडिटोरियल डिपार्टमेंट में क्या गलत है? एक ही बार में इतने सारे पीपल से मिलना अनोइंग होता है। बर्ट्रेंड अब तक डोर से काफी दूर जा चुका था। ल्यूमियन स्टंट था और सडनली उसके पास एक बोल्ड गैस आया। उसके हैंड में मौजूद टेलीग्राम वास्तव में नॉवल वीकली का रिप्लाई था, लेकिन ये उस टेलीग्राम का रिप्लाई था जिसे वो कुछ दिन में भेजेगा। ज्यादा प्रिसाइज कहें तो उस टेलीग्राम का रिप्लाई टाइम रिवर्सल के बाद मिला था और उसके करंट एक्सपीरियंस में वो टेलीग्राम अभी तक सेंड आउट नहीं किया गया था। तो भाई, यहीं पर आज के इस पार्ट का अंत होता है। इन चैप्टर्स में हमने साफ देखा कि लूमियन की कहानी अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब ये सफर सिर्फ हालात को समझने या उनसे बचने का नहीं रह गया है। अब लूमियन हर कदम पर ऐसी चॉइसेस के सामने खड़ा है जिनका असर सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहने वाला। इस पार्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ कोई बड़ा धमाका या अचानक फाइट नहीं होती, लेकिन प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है। सिस्टम अब लूमियन को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा, बल्कि उसके एक्शंस के हिसाब से खुद को धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा है। यही वो स्टेज है जहाँ कहानी साइलेंट रहते हुए भी हैवी लगने लगती है। अगले पार्ट में चीजें और क्लियर होंगी। अब कुछ इंटरैक्शंस ऐसे होंगे जिन्हें टाला नहीं जा सकता, और कुछ सच्चाइयां सामने आएंगी जो लूमियन के रास्ते को और नैरो बना देंगी। यहाँ से कहानी सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि और ज्यादा इंटेंस भी होती जाएगी। तो अगर तुम्हें ये पार्ट इंटरेस्टिंग लगा, अगर तुम्हें ये स्लो बर्न टेंशन पसंद आई, तो अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। आगे की कहानी में स्टेक्स और भी ऊंचे होने वाले हैं। कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें इस पार्ट का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। और अगर ऐसी डीप एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आती हैं, तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी और ज्यादा साफ तरीके से अपना असर दिखाने लगेगा।